अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूं मैं आपके सामने आदाब मोहब्बत का एपिसोड नंबर 6 लेकर के। लेकिन चूंकि आज अरफा का दिन है, मैं उसके बारे में पहले कुछ बोलना चाहती हूँ और फिर मैं एपिसोड स्टार्ट करूंगी। अरफा का दिन जो होता है उसको फेयरवेल ऑफ हज कहा जाता है। हज खत्म होने के बाद का एक फेयरवेल जो सारे हाजी लोग को दिया जाता है, वैसा एक ये अरफा का दिन होता है 9 बकरीद को। जिलहिज का महीना होता है जिसे कॉमन लैंग्वेज में बकरीद का महीना कहा जाता है। तो इस दिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मैदान में अपना लास्ट सरमन दिया था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें अपने सरमन में कही थी, लेकिन कुछ बातें जो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारी बातें। वैसे तो सारी बातें अकॉर्डिंग टू इस्लाम सब सही है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में हर मजहब के लोग होते हैं और मैं नेशनल इंटीग्रेशन पे काम करती हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें उस सरमन से मैंने निकाली है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू। उन्होंने अपने सरमन में कहा था कि किसी को तकलीफ मत दो ताकि वो बदले में तुम्हें कोई तकलीफ ना दे। रिमेंबर दैट यू विल इंडीड मीट योर लॉर्ड। याद रखो कि एक दिन तुम अपने लॉर्ड से, अल्लाह से मिलोगे। एंड दैट ही विल इंडीड रिकॉन योर डीड्स। और उस दिन वो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे कर्म हैं उनका हिसाब अल्लाह करेगा। द डे ऑफ जजमेंट की बात उन्होंने की थी लास्ट सरमन में। उन्होंने कहा था बी वेयर ऑफ शैतान। शैतान मतलब नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एक्शंस से बच के रहिए। उन्होंने कहा था डू ट्रीट योर वुमन वेल एंड बी काइंड टू देम फॉर दे आर योर पार्टनर्स एंड कमिटेड हेल्पर्स। अपनी उन्होंने सारे अरब से वहां पे सरमन में कहा था कि अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छे से सलूक कीजिए, क्योंकि वो आपकी पार्टनर हैं और वो जिंदगी भर आपके लिए कमिटेड रहती हैं और कमिटेड हेल्पर्स होती हैं। हर उतार चढ़ाव में जिंदगी की आपको मदद करती हैं। परफॉर्म हज इफ यू कैन अफोर्ड इट। 5 चीजें जो इस्लाम में हैं, ईमान, रोजा, ज़कात, नमाज, 5वां हज है। तो इसको 5वें दर्जे पे इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे मुसलमान होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। तो उन्होंने यहाँ पे एकदम क्लियरली कहा था कि अगर आप अपनी सैलरी में हज को अफोर्ड कर सकते हैं तब कीजिएगा हज। ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम एंड ईव। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब आदम और हवा अलैहिस्सलाम की औलादे हैं, जिनको फर्स्ट प्रॉफिट कहा जाता है इस दुनिया का। तो एन अरब हैज नो सुपीरियोरिटी ऑन नॉन अरब्स। तो जो अरब लोग उस जमाने में अपने को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे, तो वहां पे रसूलुल्लाह ने ये एक्सप्लेन किया कि जो अरब है उसकी कोई सुपीरियोरिटी नहीं है नॉन अरब्स के ऊपर। सब बराबर है क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं। और उस टाइम ब्लैक और व्हाइट का बहुत स्टीरियोटाइप था अरब समाज में। तो उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि व्हाइट हैज नो सुपीरियोरिटी ऑन ब्लैक्स। उन्होंने ये भी कहा था कि वी हैव टू फॉलो इक्वालिटी, वी डू नॉट हैव टू फॉलो इनइक्वालिटी इन द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज। जहां पे इंसानियत की बात आती है वहां पे हम सिर्फ हर इंसान को, जहां पे हमें अपनी अच्छाई को करना है, वहां पे आप हर इंसान को एक इंसान के जैसा देखेंगे। आप उसको अलग अलग तरह के इससे नहीं देखेंगे, क्योंकि हर इंसान अल्लाह की मखलूक है। उन्होंने कहा डू नॉट एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस आफ्टर आई एम गॉन। जब मैं चला जाऊं, क्योंकि वो उनका लास्ट सरमन था, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं चला जाऊं, जब दुनिया से वो चले जाएं, पर्दा फरमा जाएं, तो कभी भी अच्छे रास्ते से, जिसको अल्लाह ने दिखाया है, जो मजहब सिखाता है हमें कि दूसरे से जलन नहीं करनी है, दूसरे से हसद नहीं करनी है, दूसरे के मालो जर को देख के खराब फील नहीं करना है, कभी लालच नहीं करनी है। तुम्हारी जो कमाई है वो तुम्हारी कमाई है, दूसरे की कमाई तुम्हारे लिए मिट्टी है।
बहुत सारी ऐसे मॉरल वैल्यूज इस्लाम सिखाता है और रसूलुल्लाह ने उस पे जोर दिया था कि जब मैं चला जाऊं तो तुम लोग इस रास्ते से कभी भटकना मत। फियर फियर नो वन, किसी से नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से। क्यों? क्योंकि अल्लाह का जो सीसीटीवी कैमरा है वो सब जगह दिखता रहता है, हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम क्या नहीं करते, हम घर के अंदर कैसे रहते हैं, घर के बाहर कैसे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने दिल में लोगों के लिए कैसा इखलाक रखते हैं वो अल्लाह जानता है। तो अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरिए, और दिल में भी किसी के लिए कुछ बुरा सोचने के बारे में सोचिए भी मत। तो ये है लास्ट सरमन ऑफ अराफात जो रसूलुल्लाह ने दिया था। मजहब देखिए, हर मजहब में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं और इतनी सारी अच्छाइयां होती हैं कि अगर आप उसमें से 5, 6, 10 भी सीखने में एकदम ट्रूली, एकदम ऑनेस्टली लगा दे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी वो सीखने में। तो अच्छाई सीखने में लगे रहना है और दूसरे का कभी कुछ बुरा नहीं सोचना है कि हमारी जात से किसी का कुछ बुरा हो जाए। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी किताब आदाब मोहब्बत का वो चैप्टर जहां तक मैंने कल पढ़ा था। आगे का मैं पढ़ती हूँ और यहां से शुरू होता है चौथा चैप्टर इस बुक का। शादी के बाद दोनों जोड़ों की जिंदगी नए नए आदाब सिखाती जाएगी, ये उन्हें कहाँ मालूम था। एक माँ होने के नाते अमृता जी अपने बच्चों को हमेशा सिखाती रहीं कि जिंदगी एक सफर है, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हम हमेशा एक दूसरे से रेस लगाने में जुटे रहें। इस प्यारे से सफर को हर पल यादगार बनाने में जुटना चाहिए। अच्छाई और बुराई तो हर इंसान में होती है, वरना इंसान और भगवान में फर्क क्या होता। कहते हैं बेऐब तो बस ऊपर वाले की जात होती है। इस फैक्ट को हर जोड़े को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने साथी में जो कोई कमी है उसे समझना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी कमियां जो होती हैं नेचुरल भी होती हैं। अब जैसे जिसे हम कमियां कहते हैं, एक्चुअली में वो कमियां नहीं, वो उस इंसान की पर्सनल इन्नेट क्वालिटीज होती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को कभी जिंदगी में किसी को चावल खाना पसंद नहीं है और हम जबरदस्ती लगे उसके पीछे कि अब वो शादी के बाद चावल खा ही ले, शादी के बाद चावल खा ही ले, तो यहाँ पे ठीक नहीं है। किसी इंसान को इतना ना बदलिए कि वो पास्ता से नूडल्स हो जाए और नूडल्स से पास्ता हो जाए। तो जो पास्ता है उसके एट्रीब्यूट्स पास्ता ही बना रहने देना चाहिए और जो नूडल्स है उसके एट्रीब्यूट्स उसको नूडल्स बना रहने दे। उतना ही कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को मोल्ड करने की। मैं बदलने के लिए तो मैं अच्छा, जैसे एक बच्चा जब पहली बार माँ बाप के बिना किसी दूसरे घर में थोड़ी देर के लिए भी चला जाए तो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगता है, वैसे ही नए जोड़ों को भी नए माहौल, नए साथी, नए इमोशंस, नई जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करने में सभी की पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। बच्चे चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाएं, वो अपने बड़ों के आगे बच्चे ही रहते हैं। हर माँ ये जानती है कि जब एक दिन का बच्चा भी दूध पीना ना चाहे और हम उसे भूखा समझकर जबरदस्ती दूध पिलाते हैं तो वो उल्टी कर देता है। बच्चा तो छोटा होता है, बोल नहीं सकता, पर एक नए शादीशुदा जोड़े अडल्ट होते हैं, उन्हें राइट टू वोट होता है। जब वो अपने देश की सरकार बनाने की अकल रखते हैं तो वो अपने घर के नियम भी उनके घर के नियम भी उन्हें खुद बनाने देना चाहिए। बस ऑपोजिशन की तरह अगर वो नियम उनके लिए बहुत जानलेवा और बहुत गलत साबित हो रहा है तो एक निगाह रखनी चाहिए पेरेंट्स को उनके ऊपर। पर हम पेरेंट्स सच में ऑपोजिशन पार्टी नहीं होते बच्चों के, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर बच्चा अपने बनाए मानवीय नियमों से खुश है और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उसे उसकी जिंदगी उस हिसाब से जीने देना चाहिए। माहिरा और अदीरा के पेरेंट्स ने उन्हें ये सीख दी थी और स्कूल में भी उन्होंने सीखा था, बी द इंचार्ज ऑफ योर सेल्फ।
आजकल हर स्कूल में सिखाया जाता है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप पालते पालते बच्चों को एक टाइम आता है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं और फिर वो बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं होते। उस वक्त हर बच्चे को अपना इंचार्ज खुद बनना ही है। तो उसकी ट्रेनिंग हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर इंसान को देती है, बी इंचार्ज ऑफ योर सेल्फ। और इसका बखूबी वो दोनों इस्तेमाल करती हैं और अपनी नई जिंदगी में। रसोई के बाद माहिरा की सासू माँ ने कहा कि अदीरा बेटा, रसोई की रस्म भी हो गई। हमारे मऊ में जॉब करने वाली बहुएं बहुत कम हैं। मुझे हमेशा से शौक था कि मेरी बहू जॉब करने वाली हो, तो तुम जॉब ज्वाइन कर लो। घर के कामों की चिंता मत करो, हमारी मुन्नी बिटिया है ना हेल्पर, वो सब काम कर देगी। तुम और वीर इसे 10,000 दे दिया करना, क्योंकि ये भी 12वीं पास है और यहाँ वो मन लगाकर काम करती है। यहाँ पे 12वीं पास की बात क्यों की गई है? क्योंकि जब जब एक हेल्पर भी हमारी एजुकेटेड होती है तो हम उसको जो गाइडलाइंस देते हैं घर में काम करने के लिए, एजुकेटेड होने का मतलब यहाँ पे कोई डिग्री लेने से नहीं है। एजुकेटेड होने का मतलब यहाँ पे है कि उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि देखो बर्तन धो के बर्तन के स्टैंड के राइट में रख देना, तो वो बर्तन धो के बर्तन के स्टैंड के राइट में ही रखेगी। तो एजुकेशन की इतनी वैल्यू होती है कि जो इंस्ट्रक्शन घरेलू जिंदगी में होते हैं वो भी समझने के लिए एक बात होनी चाहिए कि हम जिसके घर में काम कर रहे हैं उसको दाहिनी तरफ बर्तन रखने की आदत है, तो अगर हम बाईं तरफ रख देंगे तो वो परेशान हो जाता है। ये मैकेनिज्म होता है ब्रेन का एक। तो ये सब चीजें थोड़ा जो स्कूल में सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें, जैसे हम बच्चों को कभी ग्रुप एक्टिविटी देते हैं तो क्यों देते हैं स्कूल में? इसलिए कि बच्चा ग्रुप में समझे कि हर इंसान के काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन टारगेट एक असाइन किया गया है, तो तरीके अलग हो रहे हैं लेकिन टारगेट कंप्लीट हो रहा है। बस ये सेंस सिखाने के लिए वर्किंग इन अ ग्रुप, वर्किंग इन अ कल्चर, वर्किंग इन अ विद नंबर ऑफ 5 और 6 पीपल टुगेदर, टुगेदरनेस, लिविंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो पढ़ा लिखा होता है, जो 12वीं तक पढ़ा होता है, उसने अपनी जिंदगी का देखिए प्री स्कूल में 3 साल होते हैं और ये 12 साल, 15 साल, उसने अपनी जिंदगी का 15 साल कुछ सीखने में लगाया है, तो वो जरूर उसको अपने जिंदगी में यूज करती है। इसलिए उसकी सैलरी भी उस हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। वो काम, उसके काम करने का तरीका अलग होगा, उसके काम करने की चीजें अलग होंगी। तो आज का जो सिस्टम बनाया गया है एजुकेशन का कि जो जितना ज्यादा पढ़ा है उस हिसाब से उसकी सैलरी होती है, तो वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि सैलरी क्यों ज्यादा होती है। जो ग्रेजुएशन डिग्री लिए होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लिए होता है, उन दोनों की सैलरी में डिफरेंस होता क्यों है? एक्सपीरियंस की वजह से होता है। सिर्फ डिग्री और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब तो एक सिस्टम है दुनिया का जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो उससे सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है कि उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि वो चीजों को अपने हिसाब से समझती है और सामने वाले की चीजों को भी समझती है। तो उसकी सैलरी 10,000, उन्होंने कहा कि तुम लोग अपनी सैलरी में से 10,000 उसको दे देना, वो घर का काम कर देगी। तुम दोनों जॉब पर जाओगे, वो सब कुछ खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, पौधों को पानी देना सब कर दिया करेगी। मैं कपड़ों को अलमारी में तय करके रख दूंगी, अमेज़न से सभी ग्रोसरीज मंगा लूंगी और तुम्हारे पापा ताजे फल और सब्जियां ले आएंगे। ये हम सबका घर है, ये हम सबका घर है ना बेटा, तो जिम्मेदारियां सब में बंटनी चाहिए। ठीक कहा ना? यह सब सुनकर माहिरा बहुत खुश हुई, क्योंकि वह बचपन से करियर ओरिएंटेड थी। उसे डर था कि मऊ में रहने वाली सासू माँ की सोच अगर उससे नहीं मिली तो उसे थोड़ा परेशानी होगी, पर रिश्ता तो हमेशा निभाना है, तो कुछ नया उपाय निकालना ही पड़ेगा। ये सोच थी माहिरा की। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने इजाजत दे दी जॉब करने की, तो वो अंदर से बहुत खुश हो जाती है। पर मम्मी जी तो बहुत ही मॉडर्न ख्यालों वाली निकली, माहिरा सोच रही थी। वह यह सब सोच ही रही थी कि मम्मी जी ने चुटकी बजाई, उससे इशारे से पूछा, ठीक कहा ना? माहिरा मुस्कुराई और बोली, जी मम्मी, मैं कल ही अपनी
सीवी सभी कंपनीज में भेज दूंगी। मुझे शादी से पहले जॉब का एक्सपीरियंस है, तो टेलीकॉम, बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज में अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे मार्केटिंग फील्ड की। ये बातें हो ही रही थी कि वीर आता है और कहता है, अरे माँ अभी जॉब क्यों? मैंने तो हनीमून के टिकट्स निकाले हैं सिंगापुर के, उसका क्या? मम्मी जी ने कहा, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी, अदीरा वहां से आने के बाद अप्लाई करना, ओके। माहिरा हंसती है और कहती है, जी मम्मी वैसे ही करती हूँ। वीर माहिरा को लेकर पैकिंग करने चला जाता है। 2 दिन बाद की दिल्ली से फ्लाइट थी सिंगापुर के लिए। उधर दूसरी तरफ अदीरा और विवान के घर में भी हनीमून की बात चल रही थी। वंदना जी अदीरा से कहती हैं, माहिरा बेटा तुम्हारे पापा जी और मैं शिमला गए थे हनीमून के लिए, इसलिए तुम्हारी और विवान की भी वहीं की टिकट कराई है मैंने। कल की फ्लाइट है तुम दोनों की, इसलिए पैकिंग कर लो। विवान तो मीटिंग से देर में लौटेगा और वो भी अपनी पैकिंग आकर के कर लेगा। कम से कम तुम अपने पहले फ्री हो जाओगी तो उसको थोड़ा हेल्प कर सकती हो। अदीरा इशारे से हाँ कहकर पैकिंग के लिए चली जाती है। उसने कपड़ों के साथ अपने सभी सर्टिफिकेट्स भी पैकिंग में ब्रीफकेस के ऊपर रख दिए। रात को जब विवान घर आया तो उसने ट्रॉली देखकर उसे खोला। सबसे ऊपर सर्टिफिकेट्स देखकर उसने सोचा कि माहिरा ने ये क्यों रखा है पैकिंग में, और उसे खोलने से पहले अदीरा को बुलाता है और पूछता है, हनीमून पर सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत है? अदीरा शांति से उसे बताती है, विवान अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ बड़े पेशेंस से सुनना। फिर उससे दुल्हन एक्सचेंज होने वाली सारी बात विवान को बता दी और ये भी बताया कि माहिरा वीर से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है। अगर हम आज इस बंधन को तोड़ेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या सीख देंगे। और उसे भगवान के फैसले में भी यकीन है, क्योंकि वो अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करते। ये सब सुनकर विवान टूट जाता है। वो तुरंत माहिरा को फोन लगाता है और पूछता है, माही क्या यही हमारे प्यार की मंजिल थी जिसके लिए इतने साल हम साथ चले थे? माहिरा समझ जाती है कि अदीरा ज्यादा दिन विवान से ये सब छुपा नहीं पाएगी, और क्योंकि वो बहुत साफ दिल लड़की थी, इसलिए उसने हनीमून से पहले ही विवान को मेरे बारे में बता दिया। उसे शांत देखकर विवान फिर पूछता है, माही कुछ तो बोलो, तुमने हमेशा मुझे दोराहे पर से अपनी सही राह चुनने में मदद की है, आज क्यों चुप हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? और माँ को जब पता चलेगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, ये सोचकर भी मैं घबरा रहा हूँ। उन्हें एक एमबीए की हुई सोसाइटी को मैच करने वाली बहू चाहिए थी। तुम मेरी और माँ दोनों की पसंद थी। अब क्या होगा माही, बोलो। ऐसे चुप रहकर मेरी उलझने मत बढ़ाओ। प्लीज से समथिंग, प्लीज माही, प्लीज। ये कहकर विवान फूट फूट कर रोने लगता है। उधर माहिरा भी रोने लगती है। कॉलेज की पहली मुलाकात उसकी आंखों तले दोबारा घूम जाती है, पर वो खुद को बहुत हिम्मत से संभालती है और कहती है, विवान तुम्हें वो कहानी याद है जो मैं तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सुनाया करती थी, कि एक बार शंकर जी के 2 बहुत बड़े भक्तों ने अपनी कठोर तपस्या के पश्चात उनसे वरदान मांगा। शंकर जी ने पार्वती जी से पूछकर दोनों को एक एक लोटा दे दिया। जिस भक्त ने सदियों तपस्या की थी उसे छोटा लोटा, और जिसने कम तपस्या की थी उसको बहुत बड़ा लोटा दे दिया। रास्ते भर कड़ी तपस्या करने वाला भक्त भगवान जी को बुरा भला कहता गया कि जिसने कम तपस्या की उसे बड़ा लोटा दिया भगवान ने, और मुझे छोटा दे दिया। कुछ दिन बाद दूसरा भक्त उसे बड़ी मंडी में लोहार के यहाँ दिखता है, लोटा रिपेयर करवाता हुआ। तब पहले भक्त को समझता है भगवान जी ने उसे छोटा लोटा दिया, पर वो टूटा हुआ नहीं था, और उसे वो लोटा मुंह हाथ धोने के लिए और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए चाहिए था। पर दूसरे भक्त को पूछने से पता चलता है कि उसे वो लोटा पौधों को पानी देने के लिए चाहिए था। ये कहानी सुनकर विवान थोड़ा गुस्सा होता है और पूछता है, अब इस कहानी का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है? तुम बातें सीधी सीधी करो माही, मुझे अपनी बातों में उलझाओ मत। मैं कोई नन्हा सा बच्चा नहीं हूँ। प्लीज रिप्लाई मी। तुमने वीर के साथ रहने का फैसला क्यों किया? माहिरा कहती है, तुम पहले चुप हो जाओ। अभी अभी कहा ना तुमने कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ।
विवान थोड़ा सा संभलता है। विवान, तुम शंकर जी के वो पहले भक्त जैसे हो जिसे लगता था कि भगवान जी ने उसके साथ नाइंसाफी की है, पर अदीरा ही वो जीवन साथी है विवान, जो तुम्हारे लिए ज्यादा कंपैटिबल है। देखने में बिल्कुल मुझ जैसी है, पर आदतों में तुमको पूरा करने वाली है। मैं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ, और तुम्हें पता है ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ध्यान से याद करो, हमारी जब जब लड़ाई होती थी वो करियर, सेल्फ डिपेंडेंसी, पॉजिटिव नेचर की वजह से होती थी, पॉजेसिव नेचर की वजह से भी होती थी। हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते विवान, फिर मोहब्बत कब तक हमें जोड़ती? हमारे बीच हमारी आदतों की वजह से इतनी नफरत हो जाती कि हमें एक दूसरे से दूर जाना ही पड़ता। शायद इसलिए भगवान ने हमारे जोड़े बदल दिए। उस पर भरोसा रखो विवान, वो अपने नेक बंदों का कभी बुरा नहीं करता, और एक बात जो उसने दिया है उसका शुक्र करना सीखो, वरना नाशुक्री भगवान को अच्छी नहीं लगती। वैसे शुक्र अदा करने से हम पॉजिटिव सोचते हैं, और पॉजिटिव सोच बेटर साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इससे उम्र बढ़ती है और डिप्रेशन कम होता है। तुम तो जानते ही हो, तुम्हें सीएफओ की पोस्ट पर काम करने से कितना वर्कलोड है। अगर तुम अपनी डेली लाइफ की उलझनें इतनी बढ़ा लोगे तो टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास टाइम और पेशेंस दोनों खत्म हो जाएंगे। अब अदीरा को समझने की कोशिश करो, और देखना भगवान ने तुम्हें अदीरा को देकर अच्छा ही किया है। कंपनी की इतनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस को पार करने वाला बंदा इतनी छोटी सी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी मैं तो तुम्हारी दोस्त हमेशा रहूंगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्रू इन योर रिलेशनशिप विद अदीरा, एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। यह सब सुनकर विवान अपनी जिंदगी के इस ट्विस्ट को समझने की कोशिश करता है, पर ट्विस्ट इतनी आसानी से कहाँ समझ में आते हैं। ये तो एग्जाम में पूछे गए उन सवालों के जैसे होते हैं जिन्हें हम बार बार रिवीजन करने का मन करने के बावजूद छोड़ देते हैं, और पेपर में वही सवाल हमें मुंह चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। बचपन से एग्जाम, वाइवा और जिंदगी की उलझनें पार करते करते वो ये सीखते हैं कि हमारी जिंदगी में भी कई परीक्षा होती है, जिसमें कुछ सवाल हम बड़ी कोशिशों के बाद भी सुलझा नहीं पाते, पर इससे वो लाइफ में हारते नहीं। इससे हम सीखते हैं कि परेशानियों को स्वीकार करने से और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते रहने से एग्जामिनर यानी भगवान खुश होकर एक स्माइली ही बना देता है हमारी जिंदगी के आंसर शीट पर। वैसे ही विवान समझ जाता है कि मैंने और अदीरा ने तो सारी कोशिश कर ली थी, फिर भी अगर ऐसा हुआ तो सच में ये भगवान की ही मर्जी होगी। उसने अदीरा से पूछा कि तुम चाहती तो ये बात मुझसे छिपा सकती थी, मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। पर क्या सोचकर तुमने मुझे ये सब बता दिया? अदीरा ने कहा, विवान, शादी की बुनियाद विश्वास और प्रेम पर होती है। जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम कब तक बांधेगा? इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सके विश्वास और प्रेम की बुनियाद रखने की कोशिश की। इससे मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे नहीं अपनाना चाहते तो मैं माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर विवान की आंखें भर आती हैं, और वह अदीरा को गले लगाकर कहता है, मेरे बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम मुझे अपनाने से पीछे नहीं हट रही, तो मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर तुम्हें पत्नी बनाने के बाद अपनी ड्यूटीज से कैसे मुकर जाऊं? मैं मोहब्बत का यह अदब कि मोहब्बत रूहानी होती है, जिस्मानी नहीं, सीखूंगा अदीरा, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे दोस्ती करके करना चाहता हूं। क्या तुम बनोगी मेरी सोलमेट? अदीरा यह सुनकर बहुत खुश होती है और इसे गले लगाकर कहती है, फिर तो तुम्हें हनीमून पर बड़े सब्र से रहना पड़ेगा, क्योंकि यह अदब सीखने में तुम्हें 21 दिन तो लग जाएंगे। वो हंसने लगती है। विवान ने भी रॉबिन शर्मा की नॉवल द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी में ये बात पढ़ी और सीखी थी
कि किसी भी आदत को सीखने के लिए रिगरसली 21 दिनों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर स्ट्रांग है या मजबूत है तो हम किसी भी आदत को 21 दिन में सीख जाते हैं। अदीरा और विवान, यहाँ पे मैं रुकूंगी और एक बात कहूंगी, ये 21 दिन वाला जो फंडा है वो एज ए टीचर मेरे क्लास में 45 बच्चे होते थे हर साल, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि ये 21 दिन वाला फंडा हर बच्चे के ऊपर नहीं होता है। कोई बच्चा 50 दिन में सीखता है, कोई बच्चा 2 महीने में, कोई बच्चा 6 महीने में, कोई बच्चा पूरा साल ले लेता है कुछ चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो और वो कॉन्सेप्ट वो मेंटली सीखते हैं, लाइफ में अप्लाई करने के लिए तो ऐसा अभी तक स्कूल सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि हम जो भी हमें सिखाया जाए उसको हम लाइफ में कर रहे हैं कि नहीं, इसका इवैल्यूएशन टीचर कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ लगाना, ये ग्रेड 1 में सिखा दिया जाता है, प्लांट ट्रीज। और जुलाई में हम जून मंथ में हम ये एक फेस्टिवल बनाते हैं जिसे वनोत्सव कहा जाता है। प्लांट ट्रीज का ये फेस्टिवल होता है। उसमें स्कूल में तो कह दिया जाता है कि आज के दिन आपको घर जाके पौधे लगाने हैं, लेकिन कितने बच्चों ने पौधे लगाए, कितनों ने नहीं लगाए, इसका कोई डिटेल टाइम नहीं होता। स्कूल का शेड्यूल इतना टाइट होता है और सिलेबस को कंप्लीट करने का वो जो सिस्टम है वो भी इतना टाइट होता है कि अब हर बच्चे से पकड़ पकड़ के ये पूछना कि तुमने पेड़ लगाया कि नहीं, ये नहीं हो पाता है फिजिबल। तो इस तरह से हर बच्चा हर चीज 21 दिन में सीख जाएगा, ये एज ए टीचर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये थोड़ा सही नहीं है। सीखता होगा लेकिन थोड़ा मैच्योरिटी लेवल आने पे। तो अदीरा और विवान खुशी खुशी हनीमून पर चले जाते हैं, पर उससे पहले विवान ने अदीरा और अपनी उसने नई टिकट्स कराई, क्योंकि जो पुरानी टिकट थी उस पे माहिरा लिखा हुआ था और आधार कार्ड और जो भी लगता है फ्लाइट में चेकिंग के टाइम, वो सारी चीजें तो माहिरा के नाम की थी, लेकिन अब तो उसकी बीवी अदीरा थी। तो सारा डाउट अदीरा ने हनीमून पे जाने से पहले क्लियर किया और नई टिकट्स कराई उन लोगों ने और हनीमून पे चले गए। आपातकाल में टिकट्स कराने के से अधिक पैसे तो लगे, पर ईमानदारी का अपना ही एक मजा होता है। आपातकाल मतलब इमरजेंसी में, जब हम इमरजेंसी में कभी फ्लाइट की टिकट कराते हैं तो जो टिकट ऐसे 3,000 में मिल रही होती है वो 10,000 में मिल जाती है। लेकिन ईमानदारी मतलब उसने जो अपने बारे में सब बातें बताई, उसके साथ हनीमून पे जाना और झूठे रिश्ते के साथ हनीमून पे जाती तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इसमें ईमानदारी का अपना ही एक मजा होता है। उन दोनों ने मम्मी पापा को सब सच सच बता दिया। मम्मी जी थोड़ी परेशान तो हुई एमबीए की जगह इंटीरियर डिजाइनर बहू पाकर, पर फिर अपने बेटे की खुशी देखकर खुश हो गईं। उधर माहिरा ने भी वीर को सब सच बता दिया, क्योंकि अदीरा के नाम की टिकट्स पर उसको ट्रैवल करने में ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई चोरी की हो। उसके बाबा प्रोफेसर अमर सिंह ने उसे और अपने दोनों बच्चों को ये हमेशा सिखाया था कि किसी का भी हक मारना नाइंसाफी होती है और दूसरे की टिकट पे ट्रैवल करना भी एक धोखा होता है। हम अपने देश के साथ जब सरहद पर फर्माबरदारी निभाते हैं तो डेली लाइफ में जो कानून हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं उन्हें मानना हमारी जिम्मेदारी होती है। वीर ने तो अरेंज मैरिज की थी, उसे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसने पूछा उसने एक बात पूछी थी जो मैंने किताब में लिखी है, चूंकि ये वीडियो मैं बच्चों के लिए भी बनाती हूँ तो ये बात मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। जो लोग किताब पढ़ेंगे वो लोग समझेंगे। और आज ज्यादा मिनट हो गए क्योंकि मैंने
अरफा के दिन के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन किया था शुरू में, इम्पोर्टेंट चीजें जो हर मजहब सिखाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो इस्लाम भी सिखाता है, तो उसको एक्सप्लेन किया था। इसलिए आज 29 मिनट्स हो गए हैं, मैं 20 मिनट्स का वीडियो बनाती हूँ। चलिए तब तक के लिए जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे फिर कल नए एपिसोड के साथ, आदाब मोहब्बत के। जय हिंद।